हेलो, कैसे हो सब लोग। पिछली क्लास में अपने घर्षण पढ़ लिया और घर्षण जितने भी टाइप के थे सारे पढ़ चुके हैं और घर्षण के प्रकार भी पढ़ लिए और घर्षण एक आवश्यक बुराई ये भी पढ़ लिया। चलिए, एक क्वेश्चन है, वो क्या है कि कोई रोलर है और इस रोलर को खींचने की बजाय खींचने से लुढ़काना आसान है। अब बताइए, खींचने से लुढ़काना आसान है। देखिए, ये कोई रोलर है और इसको मान लो खींच रहे हो, इसको खींच रहे हो और खींचने से लुढ़काना आसान है। ऐसा क्यों होता है वो सुनिए। बताइए, खींचोगे, अगर इसको खींच रहे हो तो बताइए कौन सी रेखा में गति कर लेगा? सरल रेखीय गति करेगा, सरल रेखीय गति करेगा। और इसको लुढ़काओगे, लुढ़काया है आपने इसको, तो ये कौन सी गति करेगा भाई? ये करेगा लौटनिक गति। कौन सी? लौटनिक गति करेगा। ये लौटनिक गति करेगा। सरल रेखीय, जब इसको खींच रहे हो तो ये सरल रेखीय गति करेगा। तो बोलो, यहाँ पर जो घर्षण है वो कौन सा काम करेगा? घर्षण कौन सा काम करेगा? सरल रेखीय गति में आपको पता है गतिज घर्षण काम करता है। कौन सा? गतिज। और लौटनिक गति में कौन सा? लौटनिक घर्षण काम करता है। तो मैं आपको बता दूं, गतिज घर्षण जो होता है वो ज़्यादा होता है। गतिज घर्षण क्या होता है? ज़्यादा होता है। और लौटनिक घर्षण क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब अगर कोई गति कर रही वस्तु है उसके ऊपर घर्षण ज़्यादा लगता है और लुढ़कती हुई वस्तु पर घर्षण कम लगता है। तो कंडीशन नंबर 1 में गतिज घर्षण लगेगा और ये क्या है? ज़्यादा है। और कंडीशन नंबर लुढ़काने में लौटनिक घर्षण लगेगा, ये क्या है? कम है। लौटनिक घर्षण कम है यानी अवमंदन बल भी क्या लगेगा? कम लगेगा लौटनिक गति में। और खींचने में अवमंदन बल ज़्यादा लगेगा। इसलिए किसी वस्तु को खींचने की बजाय उसको लुढ़काना आसान होता है रोलर की कंडीशन में। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनिए। दूसरा कह रहा है कि अगर वस्तु कोई गुटका है और उसको अपने धकेल रहे हैं और एक खींच रहे हैं, तो धकेलना आसान होता है या खींचना आसान होता है? लुढ़काने की बात आ गई। ये कोई वस्तु है और एक ये वस्तु है, दो वस्तुएं हैं। ध्यान से देखिए, इस वस्तु को तो मैं धकेल रहा हूं, ये लो F बल लगाकर, और इसका द्रव्यमान है m, इसका द्रव्यमान भी m। और इस वस्तु को मैं खींच रहा हूं, किस बल से? 2 मिनट रुको। धकेला जाता है यूं धकेलेंगे तो बल लगेगा किसी एंगल पे, ये लो, बल लगेगा किसी एंगल पे। और खींचा जाता है किसी एंगल पर यूं, तो बल लगेगा किसी एंगल पर, इधर की तरफ खींच रहे हैं। ये सुनो, इसको तो मैं धकेल रहा हूं, 1 नंबर वस्तु को क्या कर रहा हूं? धकेल रहा हूं। और 2 नंबर वस्तु को क्या कर रहा हूं? खींच रहा हूं। तो ये बल यहां लगा और ये बल यहां लगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब देखें, बल का एक घटक लिया जाता है। बल यहां पे 2 प्रकार के। देखिए, बल, अगर कोई वस्तु पड़ी है तो ऊपर की तरफ एक प्रतिक्रिया बल लगता है जिसका मतलब होता है n। इधर भी प्रतिक्रिया बल लगेगा जिसका मतलब है n। प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ लगता रहता है। मेरा भार नीचे की तरफ है, प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ है, इसलिए संतुलन अवस्था में है। लिफ्ट की कंडीशन में प्रतिक्रिया क्या हो जाती है? खत्म, या बढ़ जाती है या बराबर रहती है। तो भारहीनता की स्थिति या भार बढ़ने की स्थिति या भार बराबर रहने की स्थिति आ जाती है। तो प्रतिक्रिया बल के कारण होता है। ये एक छदम बल। ये लो, अब क्या हुआ? इस बल के घटक ले लेता हूं मैं। इस बल के घटक लूंगा तो एक तो इधर की तरफ आया और एक इधर की तरफ आया, किसी कोण पर। देखिए, ध्यान से देखिए, अगर कोई कोण पे कोई बल आरोपित हो रहा है, कुछ भी आरोपित हो रहा है, बल एक सदिश राशि है, कोण पर आरोपित होता था, आपको पता है कुछ तो वस्तु नीचे की तरफ दबेगी और कुछ आगे की तरफ जाएगी। मान लो इस वस्तु है, ये वस्तु है, इसके ऊपर यहाँ बल लगा रहा हूँ, यहाँ बल लगा रहा हूँ, तो एक घटक तो नीचे की तरफ दबाएगा और एक इसको आगे की तरफ लेके जाएगा। अगर किसी कोण पर है,
अगर मैं ऐसे लगा देता हूं तो बल केवल आगे, अगर ऐसे लगा देता हूं तो केवल नीचे, अगर कोण पे लगाता हूं तो कुछ नीचे और कुछ आगे दब कर चलेगी, यस और नो, वो वाली कंडीशन है। तो घटक बना लिए मैंने, एक तो इसको नीचे की तरफ दबाएगा और एक इसको इधर दबाएगा, ठीक है। अब मेरे को एक बताइए, ये इसको मैं एक बार ना F1 लिख लेता हूं, इसको F2 लिख लेता हूं। यहां घटक कैसे बनेंगे, एक तो इधर F1 खींच रहा है और एक इधर ऊपर की तरफ F। अब मेरे को एक चीज बताइए, ये तो वस्तु को क्या करेगा, गति करवाएगा, ये वस्तु को गति करवाएगा, और इधर वाला ये F2 गति करवाएगा, ये F2 गति करवाएगा। अब ध्यान से देखिए कंडीशन, ये दोनों बल क्या हुए, एक ही दिशा में हो गए कि नहीं हो गए, ये दोनों बल एक ही दिशा। इसका कोई मतलब नहीं रहता जब घटक ले लिए जाएं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये दोनों घटक एक ही कंडीशन में आ गए कि नहीं आ गए, इसका मतलब ऊपर की तरफ एक परिणामी बल लगता है जिसका मतलब हो जाएगा N + F2, और इधर परिणामी क्या लग रहा है, एक ऊपर एक नीचे, इसका मतलब इसका हो जाएगा F1 - N। अब मेरे को बताइए, वस्तु को कौन ऊपर उठाएगा, वस्तु को कौन ऊपर उठाएगा और कौन नीचे दबाएगा। ये देखिए, ये वस्तु को क्या कर रहा है, नीचे की तरफ दबा रहा है, कि नहीं दबा रहा, और ये वस्तु को क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ। यहां से नहीं समझोगे आप, एक बात मान के चलिए, ये वस्तु को नीचे दबा रहा है, एक नीचे दबा रहा है, एक ऊपर उठा रहा है, ये दोनों ही ऊपर उठा रहे हैं, तो ये ज्यादा ऊपर उठेगी कि नहीं, ये ज्यादा ऊपर उठेगी, तो बताओ सतहों के बीच उतना दबाव रहेगा क्या, उतना दबाव नहीं रहेगा, वस्तु थोड़ा उठकर चलेगी, इसका मतलब दबाव नहीं रहेगा, तो घर्षण भी क्या हो जाएगा, कम। और यहाँ क्या है, ये नीचे की तरफ दबा रहा है वस्तु को, ये बड़ा बल, और नीचे की तरफ दबा रहा है, तो क्या हुआ, इसका घर्षण यहाँ बढ़ चुका है, दबाव बढ़ चुका है। पहली वाली कंडीशन में वस्तु को धकेल रहे हैं तो घर्षण ज्यादा लगेगा, और दूसरी वाली कंडीशन में वस्तु को खींच रहे हैं, थोड़ा ऊपर उठ के चलेगी, घर्षण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए वस्तु को खींचना आसान और धकेलना मुश्किल होता है। तो किसी गुटके को खींचना तो क्या होता है, आसान, और धकेलना क्या होता है भाई, मुश्किल होता है। धकेलना क्या होता है, मुश्किल होता है। किसी वस्तु को, किसी गुटके को खींचना आसान और धकेलना क्या होता है, मुश्किल होता है, और लुढ़काना उतना ही और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने 2 क्वेश्चन थे जो अपने डिस्कस कर लिए। चलिए अब अपनी बात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। घर्षण में 2-4 बातें और देख लेते हैं, अपने कोई रह ना गई हो। चलिए एक नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं अपने, बल आघूर्ण से संबंधित। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। देखिए बल आघूर्ण में क्या होता है, बल आघूर्ण, देखिए कोई भी अगर वस्तु है किसी रेखीय गति वर्ताकार गति कर रही है, वर्तीय पथ पर गति है, इसको गति कराने के लिए मैंने आपको कल बताया था, बाहर की तरफ एक बल काम करता है जिसका मान होता है mv² अपकेंद्रीय, और अंदर की तरफ अभिकेंद्रीय। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, इन दोनों के मध्य भी एक बल काम करता है। उसी प्रकार ये नाभिक है और ये क्या है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है, इन दोनों के मध्य भी एक बल काम करता है। किसी रस्सी से कोई पत्थर बांध के उसको घुमाया जा रहा है, तब ये रस्सी के बीच में भी एक बल काम करता है। इसका मतलब वर्तीय पथ पर गति करवाने के लिए सबसे पहले उन 2 वस्तुओं के बीच में एक केंद्र की ओर एक बल लगना चाहिए। वो बल क्या होता है, उस बल को कॉमन नाम दिया जाता है अभिकेंद्रीय बल, लेकिन उस बल का कहीं ना कहीं कोई और बल योगदान दे रहा होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई वर्तीय पथ पर अगर कोई गति कर रही है वस्तु और गति करती है तो उसके केंद्र की तरफ एक बल लगता है, वो बल कोई भी उसको दे सकता है आकर। वो कौन कौन देगा,
ध्यान रखिए इन दोनों के बीच में एक बल लग रहा है, बताइए मेरे को कौन सा लग रहा है, कूलाम बल। कौन सा? कूलाम बल। तो यहाँ जो बल लग रहा है वो कूलाम बल लग रहा है। आप कह रहे हो सर वर्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में अभिकेंद्रीय बल लगता है, और अभिकेंद्रीय बल यहाँ पर कौन है? कूलाम बल। अभिकेंद्रीय बल का योगदान कौन दे रहा है? कूलाम बल। रस्सी की कंडीशन में सुनिए, आप कह रहे हो सर रस्सी के बीच में भी एक बल लगता है केंद्र की तरफ, पत्थर से बांधकर रस्सी घुमा रहे हैं, रस्सी से बांधकर पत्थर घुमा रहे हैं, ठीक है, बात एक ही है। तो पत्थर घूम रहा है और क्या हो रहा है, अंदर केंद्र की तरफ रस्सी के अधीन केंद्र की तरफ बल लगता है जिसका नाम क्या है? अभिकेंद्रीय बल। और यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल कौन है? तनाव। रस्सी में उत्पन्न तनाव जो है या टेंशन जो है वो क्या है भाई? रस्सी के अंदर उत्पन्न जो तनाव टेंशन है वो क्या है? यहाँ बल योगदान दे रही है, योगदान दे रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ भी एक अभिकेंद्रीय बल है जिसका मान तनाव या टेंशन। यहाँ क्या है? ये सूर्य है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में भी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक बल काम कर रहा है, और इस अभिकेंद्रीय बल को कहा जाएगा क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहा जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। यहाँ इसको कहा जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो ध्यान दीजिए अभिकेंद्रीय बल कोई ना कोई योगदान देता है, वहां पे जहां अभिकेंद्रीय बल लग रहा है वहां पे कोई ना कोई उसका योगदान देगा, वो चाहे कूलाम है, चाहे गुरुत्वाकर्षण है, चाहे रस्सी में उत्पन्न तनाव हो सकता है, किसी भी प्रकार का बल हो सकता है। लेकिन एक बाहर की तरफ बल लगता है, लेकिन एक बाहर की तरफ बल लगता है जिसको कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। और ध्यान दीजिए अपकेंद्रीय बल अगर ना हो, अपकेंद्रीय बल अगर ना हो, मैंने कहा था अभिकेंद्रीय के विपरीत दिशा में एक अपकेंद्रीय बल लगता है, और मान लीजिए अपकेंद्रीय बाहर की तरफ नहीं है, यहाँ भी अपकेंद्रीय बाहर की तरफ नहीं है और यहाँ भी अपकेंद्रीय बाहर की तरफ नहीं है, तो रस्सी घुमा रहा, बालक घुमा रहा है ना, और रस्सी घुमा रहा है, धीरे धीरे उसका वेग कम कर दिया जाए तो बताइए अंदर वाला बल बढ़ जाएगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पत्थर उसके सिर पर लगेगा आके। रस्सी घुमा रहा है और पत्थर बांधा हुआ है, अब क्या कर रहा है? धीरे धीरे मान लो अपकेंद्रीय बल ये हटा दिया, बाहर वाला बल नहीं है, केवल रस्सी में तनाव है, तनाव है तो रस्सी आएगी फ्रक से और लगेगी उसके सिर पे पत्थर। तो कहने का मतलब ये इस कंडीशन ये हुई। यहाँ पे कंडीशन क्या है वो सुनिए, अगर पृथ्वी के बाहर वाला अपकेंद्रीय बल खत्म कर दिया जाए तो पृथ्वी किस में समा जाएगी? सूर्य में समा जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, अगर अपकेंद्रीय बल खत्म कर दिया जाए तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनों का जो वर्तीय घेरा है उसका व्यास या त्रिज्या कम होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन आखिर किस में समाहित हो जाएंगे? नाभिक के अंदर गिर जाते हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत सारी उदाहरणाएं दी जाती हैं अलग अलग, ठीक है। यहाँ अपकेंद्रीय बल भी काम करते हैं। तो ये वाली कंडीशन रदरफोर्ड को भी ये बहुत मुश्किल था बताना कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर तो लगा रहे हैं लेकिन इसके अंदर समाते क्यों नहीं है, इसके अंदर क्यों नहीं गिर जाते जब इस पर गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। तो ध्यान रखना बाहर की तरफ भी अपकेंद्रीय बल ही लग रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन थी गुरुत्वाकर्षण बल आघूर्ण के बारे में। चलिए इसका फॉर्मूला जो है और इससे एक संबंधित कई घटनाएं हैं दैनिक जीवन में देखने को मिलती हैं, वो अपने आगे वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये बल आघूर्ण फॉर्मूला और ये क्या चीज़ है इसके बारे में आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।